बैंकों का राष्ट्रीयकरण में जो था लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद एक मामला आया था आरसी कूपर बनाम भारत संघ मामला। ये मामला डिस्कस किया था हमने लास्ट, है ना। आज आगे बात को शुरू करते हैं। तो 1970 में एक मामला आया है जिसको हम लोग कहते हैं 1970 के आसपास, और वो मामला है हमारा किससे संबंधित, प्रीवी पर्स की समाप्ति से। प्रीवी पर्स की समाप्ति से संबंधित, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1970 के दौर में जब 67 में चुनाव हुए, तो तुमको ये तो पता ही है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस समय पे, है ना। 1970 में संविधान संशोधन एक इंदिरा गांधी लेकर के आई। पहला प्रयास उन्होंने किया था 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कल मैंने ये भी बताया था कि 1969 में इंदिरा गांधी ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया था अपना, है ना। और इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम में था जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, और एक ये भी शामिल था इसी 10 सूत्रीय कार्यक्रम में कि हम लोग प्रीवी पर्स जो हैं उनको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ये इंदिरा गांधी ने उसी समय पे साफ कर दिया था कि वो प्रीवी पर्सेस जो हैं इनको क्या करेंगी, समाप्त कर देंगी, यानी इनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज इसी बात से शुरू करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला तो इंदिरा गांधी के विपक्ष में आया, वो फैसला जो हमने पढ़ाई आरसी कूपर वाला जो मामला है। आज यही मामला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 1970 की अगर हम बात करें तो 1970 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया संसद में, जो विधेयक था प्रीवी पर्स की समाप्ति को लेकर के। अब प्रीवी पर्स की समाप्ति को लेकर के ये विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि प्रीवी पर्स था क्या बेसिकली, है ना। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो कई सारी देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, राजा थे भारत में, बहुत सारे राजा थे, रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, उनका अपने खर्चे थे। तो उस समय उनसे 47 के समय पे, 1947 के समय पे एक तो सबसे पहली बार उनसे समझौता हुआ था कि भाई देखो, आप लोग भारतीय संघ में मिल जाओ। और मतलब विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर हुए थे तो विलय पत्र में 2-3 चीज़ें थी कि भाई रक्षा का सारा मामला भारत सरकार का होगा, दूसरा तुम अपनी जो है सेना वगैरह नहीं रख सकते, सेना भारत सरकार की ही रखी जाएगी, और तुमको भले स्पेशल स्टेटस वगैरह दिया जाएगा। तो वो 1947 में तय हुआ था राजाओं से। राजाओं ने भी इस बात पर, आमतौर पर सभी राजाओं ने सहमति बना दी थी। 1-2 जगह ऐसी थी जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद का निज़ाम, वो आगे कभी डिस्कस करेंगे उस पर, जिन राजाओं ने सहमति नहीं बनाई थी। 1949 में जब संविधान लागू होना था, मतलब 26 नवंबर 1949 को, उससे पहले एक बार और समझौता हुआ राजा महाराजाओं से, सभी राजाओं से, कि देखो अब सब कुछ भूल करके भारतीय संघ में मिल जाओ। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ टिहरी रियासत 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ का हिस्सा बनी, है ना। वो सब यही कारण था। 49 में मतलब राजाओं के सारे अधिकार वगैरह, जितना स्पेशल राजा को महाराजा, अधिराज, परम भट्टारक वगैरह, वो सब भूल जाओ बोला, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह मिल जाओ भारतीय संघ में, है ना। अब किसी को कोई स्पेशल राइट हम लोग नहीं दे रहे हैं, किसी को कोई स्पेशल अधिकार नहीं दे रहे हैं। भारत में समानता का अधिकार लागू होगा। अब ये संविधान लागू होने के बाद की कहानी थी। तो राजाओं ने इस फैसले पर भी आमतौर पर सहमति बना ली थी, और कई सारी देसी रियासतों का विलय कुछ आंदोलनों के बाद हुआ, कई जगह थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई, और हो गया था देसी रियासतों का लगभग विलय, ठीक है। तो इन राजाओं ने इसी समय 1949 में मांग की कि बदले में भाई हमें क्या मिलेगा, हमारा खर्च कैसे चलेगा। इतने बड़े बड़े महल थे राजाओं के, उनका खर्च कैसे चलेगा। तो इनका खर्च चलाने के लिए ये समझौता हुआ कि आपको प्रत्येक वर्ष भारत सरकार जो है कुछ राशि देगी, कुछ पैसे देगी, जिससे आप अपना खर्च चला सकते हो। ये पैसे सामान्यतः लाखों में भी होते थे, 5000 से शुरू होकर के और लाख तक होते थे, लाखों में भी होते थे, समझ रहे हो। वो डिपेंड करता था कि रियासत का खर्चा कितना है, लगभग राजा का अपना खर्चा कितना है, ताकि उनके शानो शौकत में कोई कमी ना आए, राजा के शाहीपन में कोई कमी ना आए, उनके खर्चे चलते रहें। तो एक व्यवस्था संविधान में की गई। ये व्यवस्था संविधान में की गई थी। हमारे संविधान में एक आर्टिकल था 291, समझ रहे हो, 291, और एक अनुच्छेद राजाओं के प्रीवी पर्स और इनके अधिकार से संबंधित था 362, ठीक है। एक अनुच्छेद और इनसे संबंधित है 366 का क्लॉज 22।
ये 3 अनुच्छेद थे जो बेसिकली देसी रियासत के राजाओं से या रजवाड़ों से संबंधित थे। 291 में क्या लिखा गया था कि राजाओं को प्रीवी पर्स दिए जाएंगे। प्रीवी पर्स का मतलब राजाओं को कुछ पैसे दिए जाएंगे जिससे वो अपने खर्चे वर्चे चला सकें, ठीक है। और इसी में लिखा गया था कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज एक्सपेंडिचर होगा। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बात हो गई। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिस पर बजट में बहस नहीं होती है, मतलब ये देय होता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, इस पर बजट में चर्चा नहीं होती, बहस नहीं होती है इस पे, तो ये तो देना ही देना है। तो ये मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर था भारत की संचित निधि के ऊपर कि ये जरूरी था, देय था, समझ रहे हो। 362 में लिखा गया था कि राजाओं के अधिकारों की जो अधिकार वगैरह इन राजाओं के होंगे उनके बारे में इसी अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था। और 366 का जो क्लॉज 22 था, क्लॉज 22, इस 22 के अंदर दिया गया था कि राजाओं की परिभाषा क्या होगी, यानी रूलर्स की डेफिनेशन क्या होगी, इनकी परिभाषा क्या होगी, किसको राजा कहेंगे, है ना। ये परिभाषा इसमें दी हुई थी। तो प्रीवी पर्स का जो मामला है उसको समझने पे से पहले इन 3 अनुच्छेदों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। एक तो संविधान में मैंने कौन सा अनुच्छेद बताया, 291, एक 362 और एक 366 का क्लॉज 22 है ना। ये दिख नहीं रहा हो सही से, 22 है ये, ठीक है। 66 का क्लॉज कौन सा, 22। तो 366 के क्लॉज 22 में लिखा हुआ था राजाओं की परिभाषा, 362 में लिखा हुआ था राजाओं के अधिकार, और 291 में लिखा हुआ था राजाओं को मिलने वाला स्पेशल भत्ता यानी प्रीवी पर्स वगैरह, जो भारत की संचित निधि के ऊपर चार्ज एक्सपेंडिचर है, जिस पर कोई बहस की ज़रूरत नहीं है, वो देय है। समझ रहे हो बात को। इंदिरा गांधी इस मामले को ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि वो इस समय चाहती थी कि जनता के बीच में उनकी अच्छी पकड़ बन सके। तो वो चाहती थी कि ये राजाओं पर होने वाला इतना ज़्यादा खर्चा जो भारत सरकार का है, इस खर्चे को समाप्त किया जाए, कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से। इसके लिए इंदिरा गांधी एक, अब संविधान में लिखे हुए थे ये प्रावधान, तो इसके लिए ज़रूरी था कि संविधान में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना, है ना। तो जब इंदिरा गांधी इस संविधान संशोधन अधिनियम को प्रस्तुत करती हैं तो साल चल रहा है 1970 का। ये तुमको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सरकार बनी है इंदिरा गांधी की 1967 में, ठीक है। और जो सरकार मात्र 283 सीटें लेकर के आई है केंद्र में, तो सरकार के पास इतनी सीटें थी कि वो सरकार चला रही थी किसी तरीके से, है ना। और 69 में कांग्रेस का विभाजन भी हो चुका था, तो फिर और ज़्यादा सदस्य कम हो चुके थे उनके पास। फिर वो डीएमके के सहयोग से सरकार चला रही थी, जो हमने पीछे पढ़ाई। और इस समय पे अगर इन सारे क्षेत्रीय दलों का सहयोग वगैरह इन सबको हटा करके देखें, या फिर ये देखें कि विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी के पास कितनी शक्तियां बच गई थी, तो संविधान संशोधन एक ऐसा विधेयक है जिसको विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। ये सामान्य बहुमत से पारित नहीं होता है। इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। लगभग 66% जो लोग हैं वो इसके पक्ष में होने चाहिए। कहने का मतलब लगभग 331 मेंबर लोकसभा में इसके पक्ष में होने चाहिए, तब ये लोकसभा से पास होगा, ठीक है, आज की भाषा में अगर मैं इसे कहूँ तो। और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाने के लिए लोकसभा में 331 2/3 बहुमत चाहिए था। इंदिरा गांधी इस समय लोकसभा में सरकार चला रही हैं बड़ी मुश्किल से, अल्पमत की सरकार है, एक तो किसी क्षेत्रीय दल से सहयोग लेके सरकार चला रही है। अब ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में जैसे ये संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो ये संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में बड़े आराम से पास हो गया, इसको पूर्ण समर्थन मिला। अब इसको समर्थन केवल कांग्रेस, इंदिरा गांधी की वाली कांग्रेस का ही समर्थन नहीं मिला, जिसको INCR कहा हमने कल, है ना, ये तो बताया ही था तुमको कल। तो किसको केवल इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, बल्कि इसको उस समय के बहुत सारी ऐसी पार्टियां, लेफ्ट की ऐसी बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने इस बिल को समर्थन दिया, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। लोकसभा से ये बिल पास हो गया। अब ये लोकसभा के बाद पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, है ना। राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लिए 150 जो है ना वो वोट की ज़रूरत थी। 75 इसके विपक्ष में खड़े थे, ठीक है।
लेकिन बदकिस्मती से राज्यसभा में इस विधेयक को 149 वोट मिले और एक वोट की वजह से ये विधेयक राज्यसभा में पास होने से रुक गया। प्रीवी पर्स का मामला भारत के इतिहास में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, भारत के इतिहास में यह पहला संविधान संशोधन है। भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा संविधान संशोधन है जो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। ठीक है, जो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, पहला ऐसा संविधान संशोधन है। और मैंने पहले ही दिन एक बात बताई थी आपको कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर राज्यसभा से विधेयक पारित नहीं होता है तो सामान्य विधेयक के मामले में जॉइंट सिटिंग हो जाती है, संयुक्त अधिवेशन हो जाता है 108 के तहत। परंतु संविधान संशोधन के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का नहीं हो सकता। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन में ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होती है? लोकसभा के पास। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ज़्यादा मेंबर किसके पास हैं? लोकसभा के पास। तो अल्टीमेटली लोकसभा के हित में फैसला होता है संयुक्त अधिवेशन में। लेकिन संविधान संशोधन में तो दोनों सदनों से अलग अलग पास करवाना पड़ेगा, और इस समय ये मामला दोनों सदनों से पास नहीं हो पाया, केवल एक सदन से पास हो पाया, लोकसभा से, और राज्यसभा में अटक गया। ये मैं कह सकता हूँ कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए दूसरा बड़ा झटका था। पहला बड़ा झटका था आरसी कूपर मामले में, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में उनके विरोध में फैसला आया। उससे पहले ये तीसरा बड़ा झटका था। उससे पहले गोलकनाथ वाला मामला, उसमें भी उनके विरोध में फैसला आया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में आरसी कूपर वाले मामले में उनके विरोध में फैसला आया। और अभी देखा जाए तो ये राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। तो अब इंदिरा गांधी को ना ये सारे कार्य करवाने तो थे, लेकिन ये हो नहीं रहे थे किसी तरीके से। इंदिरा गांधी ने पूरा ताकत लगा करके देख ली। सुप्रीम कोर्ट विरोध में बहुत सारा विरोध इस समय पे इंदिरा गांधी को झेलना पड़ रहा था। भारतीय राजा तो एकदम खार खाए हुए थे इंदिरा गांधी से, क्योंकि प्रीवी पर्स समाप्त करने की बात सबसे पहले इंदिरा गांधी ने उठाई थी। भारतीय राजाओं की तो बिल्कुल सहमति नहीं थी इंदिरा गांधी के साथ। तो अब इस मामले को लेकर के आगे होता कुछ यूँ है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करवा देती हैं। जब अब देखो कितने खतरनाक तरीके से इंदिरा गांधी ने एक काम किया। जब ये मामला राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करवाया, और इस अध्यादेश के माध्यम से अनुच्छेद 366 के क्लॉज 22 में जो राजाओं की परिभाषा दी हुई थी, उस परिभाषा को कुछ इस तरीके से बदलवा दिया इस अध्यादेश से कि जितने भारतीय राजा थे वो सब राजा की कैटेगरी से ही बाहर हो गए, यानी वो उस एलिजिबिलिटी से ही बाहर हो गए जिस एलिजिबिलिटी से उनको ये सारे भत्ते मिलते थे। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ पाए होंगे तो दोबारा से समझ लो। मैंने यहाँ पे क्या कहा था? मैंने कहा था कि प्रीवी पर्स से संबंधित संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 3 आर्टिकल, एक 291, 362 और 366 का क्लॉज 22। 291 क्या कहता है कि राजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाएगा, यानी कुछ भत्ता दिया जाएगा, उनके शानो शौकत कम ना हो, वो चलती रहे, इसके लिए उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। 362 क्या कहता है? राजाओं के कुछ अधिकारों के बारे में बताता है कि इन राजाओं के क्या क्या अधिकार होंगे। और 366 का क्लॉज 22 क्या कहता है कि राजाओं की परिभाषा क्या होगी, किसे राजा कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी। समझ रहे हो बात को? इंदिरा गांधी ने किसे राजा कहेंगे उसकी परिभाषा क्या होगी, वो परिभाषा ही बदल दी। और जैसे ही परिभाषा बदल दी, मतलब जो राजा है भी वो राजा नहीं है उस परिभाषा के तहत, नई परिभाषा के तहत। तो जितने भारतीय राजा थे वो उस एलिजिबिलिटी से ही बाहर हो गए, यानी उस योग्यता से ही बाहर हो गए जिस योग्यता के आधार पर उनको पेंशन मिल रही थी, क्योंकि वो योग्यता ही बदल दी। और बदली कैसे? अध्यादेश जारी करके बदली। अध्यादेश में परिभाषा को ही बदल दिया। अब देख करके लग ही रहा होगा कि बवाल होने वाला है। दूसरी तरफ से ये भी देख करके लग ही रहा होगा कि इंदिरा गांधी के अंदर से एक सशक्त तानाशाह बाहर आ रहा है। ये तो ठीक शब्द नहीं होगा, लेकिन जब उनके बारे में ये विवरण पढ़ा जाता है तो ऐसा कहा जाता है, मतलब मैं ऐसा कहना नहीं चाहता किसी प्रधानमंत्री के लिए, पर यह है कि तानाशाह न कह करके मैं ये कह सकता हूँ कि उनके भीतर से एक सशक्त नेता इस समय पे बाहर निकल रहा था, उभर करके निकल रहा था। ये जो सशक्त नेता इंदिरा गांधी के अंदर से निकल रहा था, ये इतना खतरनाक सशक्त नेता साबित होगा किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही इंदिरा गांधी ने ये काम किया कि राजाओं की परिभाषा ही बदल दी,
राजा किसको बोलेंगे, वो डेफिनेशन ही चेंज कर दी। तो इसके खिलाफ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और उस मामले को लेकर के आए माधवराव सिंधिया। कौन लेकर के आए, माधवराव सिंधिया। कभी तुम इंटरनेट पे इस केस को सर्च करना, आज करना या जब भी मौका मिले तो सर्च करना, माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बनाम भारत सरकार है ना, यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब तुम इस मामले को सर्च करोगे ना 1970, ठीक है, इस मामले को सर्च करोगे तो इनका नाम पता है क्या लिखा हुआ है, महाराजा धीराज माधवराव ज्योतिराव सिंधिया बहादुर, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइटल मिली हुई थी इनको, और केस में भी यही नाम है उनका। 1970 में जो ये केस आया था माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अच्छा, माधवराव सिंधिया के मामले में क्या हुआ, तो माधवराव सिंधिया के मामले में माधवराव सिंधिया सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि भैया ये क्या है, ये क्या अध्यादेश है, मतलब सरकार करना क्या चाह रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को सुना और धूमधाम से इनके पक्ष में फैसला सुनाया कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, और ऊपर वाला जो अध्यादेश है उसको खारिज करवा दिया। यानी इंदिरा गांधी के द्वारा जो उस समय के राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाया गया था उसको क्या करवा दिया, खारिज करवा दिया। ये इंदिरा गांधी के लिए चौथा बड़ा झटका, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था। उनके मन में था कि ये सब कुछ करना है। चुनाव होने के लिए भी कुछ ही समय रह गया था, 2 साल रह गए थे। इंदिरा गांधी को लगा कि भारतीय समाज के बीच लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी, लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी तो लोग वोट ज़्यादा देंगे नहीं, ज़्यादा वोट नहीं देंगे तो सीट ज़्यादा नहीं आएंगी, और सीट ज़्यादा नहीं आएगी तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। इसलिए राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की, और जो चुनाव मार्च 1972 में होने थे उन चुनावों को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करवा करके जनवरी 1971 में आयोजित करवा दिए। यानी अगले साल होने थे चुनाव। 67 में बनी थी ना सरकार, 1967 में बनी थी, तो 5 साल बाद होनी थी, 5 साल बाद चुनाव होने थे। 5 साल बाद कब होंगे चुनाव, 1972 में चुनाव होंगे, है ना। सरकार 67 में बनी, चुनाव 72 में होने थे। इंदिरा गांधी ने 72 मार्च में होने वाले चुनाव जनवरी 1971 में आयोजित करवाए। प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि वो बाद में होने वाले चुनाव को पहले आयोजित करवा सकता है, परंतु पीछे नहीं ले जा सकता, डेट को आगे करवा सकता है। तो जनवरी 1971 में जब चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी इस समय जनता के बीच गई और उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। कौन सा नारा दिया, गरीबी हटाओ। इस नारे को ध्यान रख लेना, ये नारा कब दिया गया था, ये नारा दिया गया था 1971 के चुनाव में। किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी जनता के बीच गई, उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं भारत की गरीबी समाप्त करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं प्रीवी पर्स के लेकर के संविधान संशोधन लेकर के आई, परंतु इतनी दम सरकार में था ही नहीं और वो संशोधन पास हो ही नहीं पाया राज्यसभा से। दूसरा बोला, मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी। मेरे ही पार्टी के मोरारजी देसाई बीच में आ गए। आरसी कूपर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। मैं बोला, ज़मीन वगैरह जो जमींदार हैं उनके स्पेशल अधिकार ख़त्म करके आम जनता को देना चाह रही थी। गोलकनाथ वाले मामले में मेरे विरोध में फैसला आया। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो, 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने जगह जगह जाकर के ये बात बोली, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सरकार बनाऊं और एक सशक्त सरकार बनाऊं, तो इसके लिए मुझे 1971 यानी ये जो चुनाव है, इस चुनाव में अपना वोट देना और एक सशक्त सरकार को खड़ा करना, ताकि ये सारे कार्य हो सके। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जनता ने उनकी बात को सुना, समझा। इंदिरा गांधी को क्योंकि पता था कि ये सारे कामों के प्रयास में वो कर ही रही हैं, पर हो नहीं पा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने प्रजा को समझाया, लोगों को समझाया कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। लोगों ने उनकी बात को सुना, उनकी बात का सम्मान किया, और 1971 में जब ये चुनाव हुए तो इस चुनाव का परिणाम कुछ ये निकला कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी भयंकर मतों से जीत मिली। यानी वो वाला जो नेहरू जी के समय का जीत होती थी ना,
वो वाली जीत इंदिरा गांधी को इस समय पे मिली। लगभग लगभग 352 सीटें ऐसी जो मैं कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी के पक्ष में थी इस चुनाव में। और इंदिरा गांधी के समय में टूट करके एक कांग्रेस अलग हुई थी ना, जिसको हमने INCO कहा था, उस INCO को मात्र इस चुनाव में 16 सीटें मिली। तो इंदिरा गांधी इस समय चुनाव बड़े भयंकर तरीके से जीती थी। जैसे ही इंदिरा गांधी चुनाव जीती तो अब सरकार ने तय कर दिया था कि सारी नीतियां बनाएंगे और बड़े भयंकर तरीके से बनाएंगे। मैं बताता हूं हुआ क्या। इस समय जैसे 71 का चुनाव इंदिरा गांधी जीती तो इंदिरा गांधी ने USSR से 25 वर्षों का समझौता कर दिया। USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत संघ रिपब्लिक, जो 1991 तक रहा, बाद में रसिया हो गया, है ना। गुट निरपेक्षतावाद पता ही होगा तुमको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही थी कि कौन सा देश किसके साथ होगा। भारत ने ये कहा कि हम ना तो अमेरिका के साथ हैं ना रूस के साथ हैं, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, यानी हमारी सहमति किस दोनों में से किसी के भी साथ नहीं है, हम गुट निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। परंतु अंदर ही अंदर इंदिरा गांधी ने USSR से 25 सालों की मैत्री संधि कर ली। इस समय जैसी सरकार बनी उसके तुरंत बाद ये मैत्री की संधि की। तो इसका मतलब क्या था? इस मैत्री की संधि का मतलब ये था कि अगर हमारे ऊपर चाइना या अमेरिका या किसी विदेशी शक्ति का दबाव बनता है तो रूस हमको सहयोग करेगा, और इस वजह से हमने रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 71 में इंदिरा गांधी ने बढ़ाया। इंदिरा गांधी को थोड़ा सा अमेरिका से डर था तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उस समय तक थोड़ा थोड़ा तूल पकड़ने लग गया था बांग्लादेश का मामला। उधर पूर्वी पाकिस्तान के लोग नहीं चाह रहे थे कि हम पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के साथ रहें, हम अपना अलग एक देश बनाएं। तो इसी 71 में दिसंबर माह में, इसी 71 के लगभग 1971 में इंदिरा गांधी जनवरी में चुनाव हुआ, चुनाव जीती, और उस बीच ये सब कुछ हुआ। और इसी 71 के दिसंबर माह में, दिसंबर के माह में इंदिरा गांधी की एक मीडियोकर की भूमिका रही बांग्लादेश को बनाने में। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बनकर के उभरा, जिसमें पाकिस्तान के साथ 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मानेकशॉ उस समय पे सेना प्रमुख थे, तो कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और इस युद्ध के बाद देखा जाए तो दिसंबर में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश एक नया देश बनकर के उभरा वर्ष 1971। ठीक है, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना। जैसे ही पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इस युद्ध में इंदिरा गांधी ने जीत दिलाई। अब जैसे ही मैंने कहा हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान के युद्ध में जीत दिला दे, पाकिस्तान के विरोध में कुछ कर दे, तो भारत में उसकी लोकप्रियता भयंकर बढ़ जाती। इस मामले के बाद जैसी शास्त्री जी की लोकप्रियता बढ़ गई थी ना 65 के युद्ध के बाद, है ना, ऐसी कुछ लोकप्रियता इस समय पे इंदिरा गांधी की हो गई पूरे भारतीय समाज में। इसके बाद इंदिरा गांधी इतनी सशक्त नेता बन चुकी थी, इस समय तक इतना सब कुछ कर चुकी थी, थोड़ी खराब भाषा में कहूँ कि इतनी सशक्त तानाशाह बन चुकी थी कि उन्होंने 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां ये सारे के सारे संविधान संशोधन किए मात्र 1 साल के अंदर अंदर। हमारे संविधान में 24 से लेकर के 29 तक के संशोधन मात्र 1 साल के अंदर अंदर हुए हैं। मोटा मोटी बात समझाऊं तो 24वां वाला जो संविधान संशोधन है वो बेसिकली गोलकनाथ वाले मामले को सेटल करने के लिए किया था। 25वां संविधान संशोधन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को सेटल करने के लिए किया। 26वां संविधान संशोधन प्रीवी पर्स के मामले को सुलटाने के लिए किया। अभी मैं बताऊंगा एक 29वां संविधान संशोधन के द्वारा केरल लैंड रिफॉर्म वगैरह जो एक्ट था उसको डाल दिया 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल याद है ना सबको, है ना। तो बस ये सब कुछ इंदिरा गांधी ने किया। अब इन सारे संविधान संशोधनों में मैं सबसे पहले एक संविधान संशोधन उठाता हूँ, 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन की जब हम लोग बात करते हैं तो इस संविधान संशोधन में क्या है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। 24वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा 2 बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि अनुच्छेद 13 में मैंने तुम्हें बताया था कि 1, 2, 3 क्लॉज थे।
अनुच्छेद 13 में एक क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 4, और एक मैंने तुम्हें बताया था कि अनुच्छेद 368 में क्लॉज 1 और क्लॉज 2 था, इसमें एक जोड़ दिया क्लॉज 3। दोनों में सेम बातें लिखी। इसमें लिखा कि इसका कोई भी संबंध, इस अनुच्छेद का कोई भी संबंध, यानी अनुच्छेद 13 का कोई भी संबंध, इसका कोई भी संबंध जो है वो किससे नहीं है, तो वो 368 से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इसमें भी लिखा कि इसका कोई भी संबंध जो है वो किससे नहीं है, अनुच्छेद 13 से नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, यानी सारे मामले कौन कौन से जो अब तक होते हुए आए थे, शंकरी प्रसाद का मामला, गोलकनाथ वाला मामला, जैसे ये हुआ तो वो सारे के सारे मामले सुलट गए, और इन सारे मामलों को सुलटाने में इंदिरा गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 25वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आई, और इस 25वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25वां जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक है, इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से एक अनुच्छेद 31 की मैंने पहले भी चर्चा की थी पहले संविधान संशोधन में। तो अनुच्छेद 31 में मैंने तुम्हें बताया था ना कि ए और बी नेहरू जी के समय जोड़ लिया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। इस समय 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्लॉज 31 में क्लॉज सी जोड़ा गया। कौन सा क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज सी। और क्लॉज सी में लिखा गया, ध्यान से समझना, यदि ऐसा कोई भी कानून बनता है जो डीपीएसपी के आधार पर बन रहा हो, यदि ऐसी कोई भी विधि बनती है जिसका आधार हो डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी 39B और C के आधार पर बन रहा हो। ये याद है अनुच्छेद 39B और C। राज्य का कर्तव्य है कि वह अमीर और गरीब के भेद को कम करने का प्रयास करेगा। वहीं 14 में समानता का अधिकार लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो अब राज्य काम कैसे करे, इन अनुच्छेदों में लड़ाई थी जो मैंने शुरुआत में ही समझाया था, है ना। बोला यदि 25वां संविधान संशोधन से 31 का क्लॉज सी में क्या लिखा कि अगर कोई विधि जो है ना वो डीपीएसपी के 39B और C के आधार पर बन रही है, तो न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में उसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी समानता का अधिकार है ना, विधि के समक्ष समानता के आधार पर नहीं चुनौती दी जा सकती, 19 में समानता के अधिकार के आधार पर नहीं दी जा सकती, और 31 में संपत्ति का अधिकार के आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किस में कर दिया, ये कर दिया अपना 25वां संविधान संशोधन। और ये 25वां संविधान संशोधन जो था वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को सुलटाने के लिए था। यानी बैंकों का जो नेशनलाइजेशन का मामला था वो मामला इस संविधान संशोधन से पूरे तरीके से सुलटा दिया गया। ठीक है भैया। जहां मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने आरसी कूपर वाला जो केस था वो इस बात पे हुआ था कि ट्रिब्यूनल 10 साल बाद क्यों पैसे देगा, है ना, और उसमें शब्द जोड़ा गया था क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन हटा करके इस समय पे लिखा अमाउंट, यानी राशि, और वो राशि वो होगी जो सरकार तय करेगी। आज आपकी संपत्ति अगर सरकार ले लेती है तो आपको वो राशि देगी जो सरकार तय करेगी, वो राशि नहीं देगी जो आपकी क्षतिपूर्ति है। समझ रहे हो बात को? तो ये इंदिरा गांधी ने इसी के द्वारा कर दिया था, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण का रास्ता भी साफ हो गया। इसके बाद आया अपने पास 26वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन आया? 26वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो किया गया, इस संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था प्रीवी पर्स की समाप्ति। ठीक है, जो मामला अटक गया था राज्यसभा में पास होने से। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट ही कर दिया गया, खत्म। 291 में राजाओं को प्रीवी पर्स मिलेंगे। ये दो आर्टिकल हमारे संविधान में, आज के संविधान में नहीं है, निरस्त हैं। ठीक है, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में भाग 5 के बाद भाग 6 के बाद 7 आता ही नहीं है, सीधे 8 आ जाता है। हमारे संविधान का भाग 7 ही डिलीटेड है। ठीक है, ऐसे ही हमारे संविधान में भाग जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6
6 पढ़ेंगे, 6 के बाद क्या आना चाहिए 7, लेकिन आता क्या है 8, 7 वाला गायब है, ठीक है, वो पूरा डिलीट ही है, वो जब आएगा तो उस पर तब बात करेंगे। यहाँ इंदिरा गांधी ने ये दोनों अनुच्छेद डिलीट कर दिए, 291 भी और 362 भी। 291 में क्या था कि राजाओं को प्रीवी पर्स दिए जाएंगे, और 362 में क्या था, राजाओं के अधिकार, ठीक है। बचा राजाओं से संबंधित एक आर्टिकल 366 का क्लॉज 22, जिसमें क्या दी हुई थी, परिभाषा, और परिभाषा में इतना प्यारा परिवर्तन किया, कहा राजा वो होगा, इस परिभाषा के अनुसार जो इस संविधान संशोधन से दी, राजा वो होगा जिसे आज तक पेंशन मिलती थी, वो राजा नहीं है जिसे आज तक पेंशन, मतलब ऐसे राजा, मतलब परिभाषा को ऐसा बदल दिया कि वो जिन्हें पैसे मिलते थे वे वाले राजा नहीं, राजा दूसरे प्रकार के राजा, मतलब परिभाषा ही बदल दी, चेंज ही कर दिया उनकी परिभाषा को। और इस प्रकार से राजाओं से संबंधित जो तीनों प्रावधान संविधान में थे वो तीनों प्रावधान हो गए समाप्त। तो तीनों प्रावधान समाप्त करते ही प्रीवी पर्स का जो मामला था वो मामला हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, तो 25वां संविधान संशोधन। पूछेगा कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के मध्य होने वाला जो विवाद है वो विवाद किस संविधान संशोधन के द्वारा निपटाया गया, अनुच्छेद 24। ये क्वेश्चन आए हैं सारे, पिछले पेपरों में आए हैं, मेरे पास फोटो भी है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। पूछेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला किससे निपटा, 25वां संविधान संशोधन से। अगर ये पूछ रहा है कि प्रीवी पर्स किस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त हुए, तो वो 26वां संविधान संशोधन है। और ये सब कुछ समाप्त हो गया था 1971 या 72 तक, ठीक है ना, 71-72 में सब कुछ समाप्त कर दिया गया था। 27-28 पे ज़्यादा चर्चा न करके एक संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 29वां संविधान संशोधन में एक बात ध्यान रखनी है, 1972 का है ना, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से केरल राज्य के जो लैंड रिफॉर्म के संबंधित एक्ट थे उन सभी एक्ट को इंदिरा गांधी जी के द्वारा डाल दिया गया 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची क्या है, नॉन जुडिशियल रिव्यू, यानी इस पर मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिव्यू नहीं दिया जा सकता है। जैसे ही ये डाला, केरल का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसको डाल दिया 9th शेड्यूल में, तो केरल के लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डालते ही, यानी 29वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा जैसे ही इसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में, यानी नॉन जुडिशियल रिव्यू का मामला बना दिया गया, तो तुरंत एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और उनका नाम है केशवानंद भारती। क्या नाम है, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केरल के एक मठाधीश थे। ये हमारे संविधान का सबसे जबरदस्त वाद है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है भैया, यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ठीक है ना। इस मामले को कब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो 1973 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। केशवानंद भारती कौन थे, तो पहले इस मामले की थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। केरल में एक मठ था, उस मठ में शंकराचार्य का पद होता था। मठ का मतलब जैसे मंदिर, मठ, आश्रम टाइप का होता है ना, तो ऐसे एक मठ था। उस मठ में ये मठाधीश थे और इस मठ के पास भयंकर ज़मीन थी, ठीक है। जैसे ही केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, अब वो ज़मीन ना केवल ऐसे यूज़ की नहीं थी कि मठ के यूज़ की हो, केवल उस ज़मीन पर कई फैक्ट्री, कई कारखाने चल रहे थे, जिससे होने वाली आय से मठ को भी इनकम होती थी। अब केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट किस में चला गया है, 9th शेड्यूल। तो इसी एक्ट के विरोध में केशवानंद भारती, जो उस समय शंकराचार्य के पद पर थे, यानी जो उस समय पे मठाधीश के पद पर थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि उनकी संपत्ति को सरकार ने छीन लिया है और उन्होंने सरकार, मतलब
जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ग्राउंड रखी, वो ग्राउंड ये रखी कि अनुच्छेद 29 के द्वारा, अनुच्छेद 29 के द्वारा और अनुच्छेद 24-25 से भी, 24 और 25 इस सरकार के द्वारा किए गए 24-25 और अनुच्छेद 29 से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हुई है और हमारे साथ न्याय किया जाए, ये न्याय की गुहार लगाने बैठ गए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इस केस को पढ़ा था मैंने तो नानी पालकीवाल करके ऐसे कुछ एक वकील थे इस केस में जो इनके पक्ष से लड़ रहे थे केस को। वो बड़े ज़बरदस्त वकील माने जाते हैं, ठीक है ना। वो लड़ रहे थे इस केस को, उन्होंने इस केस में बड़े स्ट्रॉन्ग कुछ पक्ष रखे, बहुत ज़बरदस्त कुछ पक्ष रखे। और लास्ट मैंने कहा था कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा केस जो था आज तक का, वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, है ना, पंजाब स्टेट, यही तो था। ये सबसे बड़ा मामला था ना हमारे संविधान का आज तक का, जिस पे कितने जजों ने सुनवाई दी थी, 11 जज, जिस पे 11 जजों की बेंच बैठी थी। अब क्योंकि केशवानंद भारती के केस में इस मामले को भी रिव्यू किया जाना था, गोलकनाथ वाले मामले को भी रिव्यू किया जाना था, इसलिए इस समय पे 13 जजों की बेंच बैठी। कितने जजों की? 13 जज की बेंच बैठी। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज ही 13 थे, तो सारे जजों की बेंच बैठ गई इस मामले को सुनने के लिए। और आज तक भारत के संविधान के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, ये सबसे बड़ी बेंच है जिसने ये फैसला सुनाया। जब ये फैसला सुनाया तो केशवानंद भारती केस में जो फैसला आया ना, वो फैसला बहुत अच्छा फैसला है। मतलब बीच का रास्ता निकाला गया इस समय पे, एक बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता ये निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने 709 पेज का जजमेंट दिया। और उस 709 पेज के जजमेंट में मैं कुछ मेन बातों पर यहाँ पे ध्यान लाना चाहूँगा कि इस मामले पे 7-5 से फैसला सुनाया गया। ठीक है, जब ये फैसला आया तो फैसला था क्या बेसिकली, अच्छा मैंने 7-5 लिख दिया, 7-6 के बहुमत से ये फैसला सुनाया गया। ये फैसला क्या था? पहला तो ये था कि सरकार के द्वारा किया गया 24, 25 और 29वां संविधान संशोधन जो है, ये संविधान संशोधन सही है, सरकार ने ठीक किया। सरकार संशोधन कर सकती है, उसने ठीक किया, सरकार के पक्ष में फैसला आया। ठीक है, यानी केशवानंद भारती केस में पहली बार ये माना गया कि सरकार की जिम्मेदारियां थी, ये सरकार के नैतिक मूल्य थे कि उसको जो जो कार्य करने में समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए था, और उसके लिए सरकार ने ये संशोधन किए हैं, ये संशोधन ठीक है। पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी बात कही ना, वो दूसरी बात बहुत ध्यान देने वाली बात है और बहुत काम की बात है। इंदिरा गांधी ने 24 से और 29 तक के संशोधन 1 साल के अंदर कर लिए। उस दौर में ऐसा लगने लगा था कि इंदिरा गांधी नया संविधान न लिख लें, यानी संविधान जो अपने आप में एक ढांचा है उसका पूरा रूप ही परिवर्तित ना हो जाए, संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही ना बदल करके रह जाए, आधारभूत कोई ढांचा ही ना रह जाए। ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी संशोधन ही इतने कर दे कि संविधान को बस अपने हाथ की कठपुतली बना दे, जैसा सरकार चाहे, जैसा इंदिरा गांधी चाहे वैसे कंट्रोल कर ले। आगे चल करके हो सकता है कि ये भी संशोधन हो जाता कि इंदिरा गांधी कहती कि सदैव के लिए मैं प्रधानमंत्री, अब तो कोई चुनाव ही नहीं होंगे। और बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ भी है, आज दुनिया के बहुत सारे देशों में हम ऐसा देखते हैं, और हो भी सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट इन संविधान संशोधनों से घबरा गया था एकदम। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि सरकार जो है उसके पास ये अधिकार बिल्कुल है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। मतलब सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये उसका अधिकार है और ये सरकार के पास रहेगा, संसद के पास रहेगा। संसद का अधिकार है, कहीं भी संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन, और ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन ही सबसे खतरनाक लेकिन है, लेकिन सरकार का यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वह संवैधानिक ढांचे को परिवर्तित करे, यानी संवैधानिक ढांचे में कोई बदलाव करे, ये सरकार का कोई भी राइट नहीं है। सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकती।
अब सरकार के वकील ने पूछा, अच्छा ये बता दो ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ लिखा है? बोला लिखा नहीं है कहीं, समझने वाली बात है। ये कहीं नहीं लिखा है, ये समझने वाली बात है। अच्छा तो बोला यही बता दो कि ये होता क्या है? बोला ये भी नहीं बताएंगे अभी, ये भी बताएंगे समय आने पर बार बार। और बताया सुप्रीम कोर्ट ने समय आने पर बार बार कि क्या होता है मूल ढांचा संविधान का। ठीक है, यहाँ तक की कहानी, केशवानंद भारती केस तक की कहानी हमें इसमें पढ़नी थी। अब हम लोग सीधे सीधे शुरू करेंगे अपना संविधान का प्रक्रिया आगे की, जिसमें हमें सबसे पहला पढ़ना है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद भाग 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद वगैरह जो जो आते रहेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद का जो भारत के इतिहास में 1977 का समय है, 75-77 का, वो बड़ा महत्वपूर्ण समय है। तो उस समय के बारे में हम लोग जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, बाकी 80 से 84 के बीच का भी और एक और इम्पोर्टेंट समय हमारे पास है, तो उस पर भी कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमें संवैधानिक विकास क्रम के इतिहास में इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, कोई डाउट, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया।